स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं महाराष्ट्र से साइली साठे, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन वेटिंग लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी एंड नाउ शी इज क्लियर दैट वेटिंग लिस्ट एंड शी इज वेरी सून गोइंग टू जॉइन आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट। बहुत ढेर सारी बधाई साइली फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, और शायद वेट थोड़ा सा और लंबा था बिकॉज यू वर इन द वेटिंग लिस्ट, और अब जाके वो वेटिंग लिस्ट का वेट खत्म हुआ है। यस मैम, एक्चुअली जब 1 जनवरी को रिजल्ट आया था, एट दैट टाइम जब रिजर्व लिस्ट में आई थी तो थोड़ा बुरा लग रहा था कि थोड़ा और मेहनत हो जाती थी तो और अच्छा था, अभी क्लियर ही हो जाती थी। बट ठीक था। उसके बाद फिर से IBPS क्लरिकल की भी वेटिंग लिस्ट में ही आना पड़ा मुझे जब 1 अप्रैल को उसका रिजल्ट आया। बहुत नर्वस फील हो रहा था, बट नाउ जब 23 अगस्त को जब ये वेटिंग लिस्ट आई, अल्टीमेटली ये 7 महीने और 23 दिन जो गए और उसके बाद में जो सक्सेस मिला है फाइनली, बहुत अच्छा लग रहा है। लगा नहीं था मुझे एक्चुअली कि हो जाएगा करके ये वेटिंग लिस्ट में क्लियर। बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि नहीं, आप जनरल से हो, जल्दी नहीं होता आपका क्लियर, आपको और मेहनत करनी चाहिए। बहुत बुरा लगता था वो टाइम पे, बट नहीं, अभी ऐसे लग रहा है कि होता है। सो साइली, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैम, बेसिकली मैं बैंकिंग के करियर में एक्चुअली पहले सोचा नहीं था कि मैं बैंकिंग के करियर में आऊंगी या फिर कुछ बैंकिंग नहीं करना है। बट जब मेरा 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, देन मेरा भाई था जो बैंकिंग के क्लासेस उन्होंने पहले किए थे। देन मैंने बचपन से अपने भैया को ही फॉलो किया है, एज ही वाज माय एल्डर ब्रदर। और वो बताते थे कि नहीं, ऐसा है, ऐसा आपको ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने उनको ही बचपन से फॉलो किया था। वो बताते थे तो मैंने भी वैसे किया है। तो सोचा नहीं था कि एक्चुअली कि बैंकिंग में आना ही है पहले। तो मैंने ऐसे ही क्लासेस लगा लिए थे कि देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन जब फिर फर्स्ट टाइम मेरा 2019 में ही एग्जाम क्लियर होने लगा, जो मैंने SBI क्लरिकल का दिया था। प्रीलिम्स का दौर तो ऐसे चला कि वो क्लियर होते रहे, होते गए। बहुत अच्छा लग रहा था जब एग्जाम्स क्लियर होते थे मेरे। लेकिन मेंस में जब बात आके अटकती थी मेरी, तो ऐसे लगता था कि यहाँ पे क्यों नहीं मैं क्लियर हो पा रही हूँ। क्योंकि मेंस जो कुछ है बैंकिंग में वो प्रीलिम्स नहीं है, जो है वो मेंस है। लेकिन मेंस में ही अटकती थी मैं। तो एट दैट टाइम मैंने एक फ्रेंड से अपने सुना कि गौरव गर्ग सर है, आप उनको जाके रेफर करो, उनके करंट अफेयर्स अच्छे रहते हैं, मेंस में सही में तुझे हेल्प मिलेगी। और ऑनेस्टली मैम, आई वाज जीरो इन करंट अफेयर, आई वाज अल्टीमेटली जीरो। मुझे कुछ भी नहीं आता था करंट अफेयर्स का, और कुछ भी ऐसे पढ़ती थी भी तो फिर ऐसे कुछ याद नहीं रहता था, कुछ नहीं। और प्रॉपर सोर्स नहीं समझ रहा था कि कहाँ से करने चाहिए करंट अफेयर्स, कहाँ से नहीं। प्रॉपर कुछ भी नहीं पता चलता था मुझे। लेकिन जब से फिर मैंने गौरव गर्ग सर का सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने 2020 में लिया था, 2021 के स्टार्टिंग में जस्ट गौरव गर्ग का सब्सक्रिप्शन लिया था सर का। तो सर के जैसे हमने करंट अफेयर स्टार्ट कर दिए, एंड देन आरआरबी क्लर्क का ही एग्जाम आया, ये वाला पहला ही था वो मेरा। एंड आरआरबी पीओ का भी था, बट वो वाला मेरा इंटरव्यू से मैं वापस आ गई थी उसमें से। लेकिन फिर क्लर्क का जैसे ही आता है वो एकदम से रिजर्व लिस्ट में चला गया, तब मुझे सही में लगा कि मैंने पहले से अगर गौरव गर्ग सर को फॉलो किया रहता था तो आज मैं इतना लेट नहीं लगती थी, बैंकिंग जल्दी हो जाता था। तो साइली, आपने जैसे बताया कि प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा था, बट जो चैलेंज आ रहा था वो मेंस एग्जामिनेशन था, और शायद मेंस से डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और शायद बहुत सारे लोग ये चैलेंज फेस करते हैं। जो एक पैराडाइम शिफ्ट आपने अपने स्ट्रैटेजी में किया मेंस के लिए, वो क्या था? मैम, मैं पहले तो सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करना भूल ही गई थी। सबसे पहले जो मैंने मेंस दिए 2019 में, मैंने फर्स्ट मेंस दिया था अपना SBI क्लरिकल मेंस। वो टाइम पे मुझे करंट अफेयर्स का कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मैं सिर्फ सोचती थी कि कॉन्ट्स रीजनिंग तो अपना अच्छा है ही, इंग्लिश भी है, थोड़ा बहुत कर लेंगे अपन उसमें। लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं, कॉन्ट्स और रीजनिंग से ही कुछ नहीं होता है, तो जो मेरे हिसाब से जो मेंस में डिसाइडिंग फैक्टर है, वो आप कॉन्ट्स रीजनिंग इंग्लिश में कितना भी अच्छा कर लो, बट स्टिल आपको मेंस में स्कोर तो करना ही है। आप कितना भी बुरा क्यों ना हो GA में, बट आपको GA में स्कोर करना ही पड़ता है।
मेरे ख्याल से तो भी मैं जहाँ पे पीछे जा रही थी, क्योंकि मैंने अब जितने भी एग्जाम्स दिए थे ऑलमोस्ट मैंने 2019 से लेके अभी 2021 तक के जो मैंने प्रीलिम्स दिए हैं, तो उसमें से मेरे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, मैंने जितने भी बार दिए हैं मेरे वो सारे के सारे क्लियर हो गए थे प्रीलिम्स। बस मेंस में ही मेरा ये था। तो वो टाइम पे मैंने जो देखा है, तो मुझे वही लगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर एक रहता है, जो रहता है जीए। और अगर आप वही करते हो अच्छे से, वही आपको आगे लेके चलता है। तो आपको जैसे 2 घंटे अगर आप क्वांट्स को दे रहे हो, रीजनिंग को 2 घंटे दे रहे हो, तो आपको जीए को 4 घंटे देने पड़ते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो जीए का है वो एक दिन में बैठ के या फिर ऐसे 8 दिन में बैठ के 1 महीने में मैं कर लूंगी, ऐसा तो था ही नहीं मेरे बारे में, तो बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि मैंने 2021 से जब गौरव सर के जो वीडियो थे मैंने वो जो स्टार्ट किए हैं, तो सर के वीडियो मैंने इतने फॉलो किए थे, डेली बेसिस पे मैं देखती थी। जब भी सर के वीडियोस अपलोड होते थे, तब कभी कभी कैसे 4-4 5-5 दिन के भी एक साथ अपलोड हो जाते थे। तो बहुत तकलीफ होती थी वो टाइम पे, लेकिन स्टिल होता था वो हमारा, अच्छे से हो गया था मेरा वो मैनेज। और ऐसा था कि मैं अप टू डेट रहती भी थी, क्योंकि जो सर के वीडियोस भी आते हैं यूट्यूब पे वगैरह, जो कुछ भी करंट क्राइसिस है या है, तो उसमें से हम लोग वैसे भी अपडेट रहते थे। तो उतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं मेरे लिए। बट जो मेरा करंट अफेयर्स का था, मैंने जो डेली बेसिस पे किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा वही बहुत मुझे काम में आया है। क्योंकि जो डेली बेसिस पे मैं करती थी, उसी की वजह से मुझे लगा कि मेरा जीए का जो कंफ्यूजन होता है, कि जैसे आपको कैसे 4 और 5 ऑप्शंस देखते हैं ना वहां पे, तो जो 5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शंस तो हमेशा आपको सही लगते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन जो 2 ऑप्शंस रहते हैं वो हमेशा सही लगते हैं आपको। तो वो 2 ऑप्शन में से कैसे एलिमिनेट करना है, वो एकदम सर की आवाज गूंजती थी कानों में, कि नहीं इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही है, सर ने बताए थे, क्यों बताए थे, तो उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह जो दिए थे उसके हिसाब से एकदम से क्लिक होती थी वो सारी बातें। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मुझे मेंस के एग्जाम में। साइली, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो आपके प्रिपरेशन में लगा है, जो हम आपकी बातों से समझ पा रहे हैं, वो है स्टडी आईक्यू और गौरव सर। तो यस सर। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, आपने क्यों गौरव गर्ग सर का जो पेड कोर्स है उसके लिए पैसे दिए, जबकि बहुत सारे कोर्सेज हैं फ्री में अवेलेबल हैं? मैम मैंने फ्री वाले भी पहले ट्राई किए थे, ऐसा कुछ नहीं मैंने ट्राई नहीं किया था। मैंने फ्री वाले भी ट्राई किए थे, बट उसमें कैसा हो रहा था कि डेटा बहुत छूटता है। वो आपको फ्री वाले भी जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको पढ़ाते नहीं है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में जो ऐसे अभी जो पैटर्न है वो बहुत डीपली पूछते हैं। तो उसमें जो जैसे पूछते हैं, मुझे अभी भी याद है मेरे आरआरबी क्लर्क मेंस में क्वेश्चन था मुझे रामसर साइट्स को लेके, कि वो रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था। रामसर साइट्स तो सभी टीचर्स लोगों ने पढ़ा दिए थे एक्चुअली, कि कब कब आए थे, या फिर कितने बने हैं, कितने नहीं बने हैं, कौन से इसको रामसर कन्वेंशन बोला है। लेकिन जो एक्चुअली रामसर साइट क्यों बोलते हैं उसको, रामसर कन्वेंशन ही क्यों बोलते हैं, वो गौरव सर ने पढ़ाए थे हमें। जो 1971 में आया था, वो ईरान में एक्ट साइन हुआ, तो वो ईरान में जो सिटी है उसकी वजह से उसको बोलते हैं। तो जो सर जो डीपली पढ़ाते हैं ना, उनके जो टाइम लिमिट्स रहती है बहुत छोटी है, लेकिन जो वो एक एक वर्ड पढ़ाते हैं हमें, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा मुझे। मैंने एक्चुअली मेरे पहले भाई के अकाउंट से स्टडी आईक्यू के वीडियो किए थे, तो मुझे तभी पता चल गया था कि मेरे एग्जाम्स में क्यों कम नंबर्स आ रहे थे। क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रही थी। और अभी का जो दौर है कॉम्पिटिटिव में, तो मुझे नहीं लगता कि ऊपर ऊपर से खत्म होने वाला दौर है। उसमें कैसे आपको डीप नॉलेज चाहिए। इवन जब मैं इंटरव्यू में गई थी, जो सर हमें बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस में पढ़ाते हैं, तो वो वाला जो बैंकिंग वाला ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्यों ऐसा ही है, वो मैं इंटरव्यू में बोल पाई। जबकि जो लास्ट टाइम मैं गई थी 2020 में भी इंटरव्यू के लिए आरआरबी क्लरी पीओ के, वो टाइम पे मैं उतना नहीं बोल पाई थी उनको, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज ही नहीं था। बट जो सर पढ़ाते हैं हमें, वो हर एक क्वेश्चन का एक्चुअली पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरा पढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन छूटता नहीं है। और वो क्यों आ रहा है, वो क्यों हमें हेल्पफुल रहेगा, वो भी बहुत कुछ पढ़ाते हैं सर। इसलिए मुझे लगता है कि सर के वीडियोस ज्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए। और जो वो दिन में 18 क्वेश्चंस लेते हैं, और महीने से भी हमारे 540 क्वेश्चंस तो
हो ही जाते हैं। संडे को छुट्टी तो रहती नहीं है सर के हिसाब से, संडे को भी पढ़ना ही पड़ता है। तो वो वाला जो रहता है पैटर्न कि दिन के 18 एमसीक्यूज, और जो बाकी वाले सर भी पढ़ाते हैं हमें, वो भी दिन के वैसे 15-20 या फिर कभी 8-10 ऐसे भी पढ़ाते हैं। लेकिन जो सर का पैटर्न है उसके हिसाब से ऐसे रहता है हमारा कि हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज कवर कर पाते हैं और कम टाइम लिमिट में। जो बाकी के सर थे वो बहुत टाइम ले रहे थे, लाइक 1-1 आवर के वीडियोस रहते हैं उनके। तो वो देखने के लिए कभी आज का अगर छूट भी गया तो कल देखने में वो जान पे आ जाता था कि 1 घंटे का वीडियो है, फिर से इतना टाइम जाएगा, फिर कॉन्ट्स कब करेंगे, रीजनिंग कब करेंगे, इंग्लिश कब करेंगे, फिर बहुत ज्यादा वो हेक्टिक हो जाता है। लेकिन सर का ऐसे था कि बहुत कम टाइम है और ऊपर से नॉलेज भी बहुत सारा मिल रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। अली, हमें भी बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। साहिल, जब मेंस की बात आती है, मेंस जैसे हम पहले भी बात करें, एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो सभी स्टूडेंट्स के सामने आता है कि स्पीड एक्यूरेसी को कैसे मैनेज करें, मोर ओवर टाइम को कैसे मैनेज करें। मैम, वैसे अगर आप मेंस में देखो तो स्पीड एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल के एग्जाम में आपको काम में आएगी। जो स्पीड है वो सिर्फ क्लरिकल में आएगी काम। बट मेंस में जो है आपको कितना भी आप कर लो, लेकिन आपको जो दिमाग आपका शांत रहना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से तो भी। क्योंकि मेंस में आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो वो डिपेंड नहीं करता, वो तो ठीक है, अटेम्प्ट तो आपको बढ़ानी ही है अपने। बट उसके साथ साथ आपको एक्यूरेसी और जो आप कर रहे हो सॉल्व, जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपका होगा या नहीं होगा, वो बैठेगा या नहीं बैठेगा, वो जो डिसाइडिंग रहता है। वो जो आपकी सिचुएशन रहती है वो सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आप बराबर से देखो कि नहीं आप ये सही में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अदरवाइज कैसे होता है कि मेंस में आपको क्वेश्चंस तो वैसे लगते हैं कि नहीं भाई मैं तो ये कर लूंगा या फिर मैं कर लूंगी, बट वो टाइम पे हमें ऐसा लगता नहीं कि ये नहीं होगा अब हमसे। लेकिन जो उसमें कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं तो उसमें फंस जाते हैं अपन। स्पेसिफिकली मैं रीजनिंग के बारे में बोलूंगी कि पजल्स में बहुत ज्यादा फंसते हैं ऐसे कि पजल्स और डी है, जो क्वांट्स का है तो वो डी है, तो बहुत ज्यादा फंस जाते हैं अपन कैलकुलेशन से, या फिर कोई सेंटेंस छूट जाता है। तो ऐसे इसमें कैसे मैम कि बहुत फंसना नहीं है हमें उसमें। क्योंकि कैसे होता है कि जैसे मैंने पीओ के जो मैंने मेंस क्लियर किए थे, वो टाइम पे भी मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने पीओ का मेंस क्लियर किया था, वो टाइम पे मुझे लगा था कि नहीं मुझे ऐसे हो जाएगा अपना, कि ठीक है ये जल्दी हो जाता है। जब मैं मेंस के एग्जाम के लिए जब गई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसे लग रहा मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी वो टाइम पे, क्योंकि मुझे रीजनिंग और क्वांट्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बट जब मैं वो एग्जाम में बैठी, दैट टाइम आई वाज जस्ट ब्लैंक। मैं आजू बाजू देख रही थी, लिटरली मेरा फर्स्ट मेंस का एग्जाम, मैं आजू बाजू देखने लगी यार इन लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहे। जब वो फर्स्ट सेक्शन था मेरा रीजनिंग का, 45 मिनट्स का था कुछ, तो वो 45 मिनट्स मेरे को आए और गए ऐसे लगा। मैं बस क्वेश्चन ही देखती रही, मुझे एक भी नहीं जम रहा था, एक मतलब एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो टाइम पे कि ये हो क्या रहा है। तब जस्ट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया था, दैट्स व्हाई ऐसे लगा कि नहीं यार ठीक है, मैं आई थिंक बिगनर हूँ, कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है ऐसा। बट जब मैंने धीरे धीरे से जैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तब मुझे समझा कि नहीं मेंस में आपको कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, आपको टाइम कैसे देना है, एक पजल को देना है, उसके बाद आपको डीआई कितना सॉल्व करना है। आरआरबी के एग्जाम में कंपोजिट टाइम रहता है, पहली बात तो कंपोजिट टाइम में से आप कैसे उसको सॉल्व कर पाते हो, आपको कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जस्ट बिकॉज कि 2020 में जब मैंने आरआरबी पीओ का मेंस दिया था, वो टाइम पे मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था वो बहुत गलत हो चुका था। लाइक मैंने रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 तो कर लिए थे, और उसमें से अच्छे लगा, बट जब क्वांट्स की तरफ गई मेरे पास ओनली 15 मिनट्स रुक के बचे थे, और 15 मिनट्स में मेरे सिर्फ और सिर्फ टेंशन, और बहुत ज्यादा टेंशन लगता है जब आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स बचे और आपको 40 क्वेश्चंस और करने हैं, और आपको उसमें से आते भी हो फिर भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रेशर ही अलग रहता है एग्जाम के टाइम का। जैसे आपको अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हो ना, फिर भी आप वो 5 क्वेश्चन 5 मिनट्स में करने की जगह पे आपको वो 10 मिनट ले लेते हैं आपके। तो वो जो रहता है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी के एग्जाम में मेरे ख्याल से तो भी, क्योंकि
टाइम मैनेजमेंट करने से एक ऐसा हो जाता है कि आप अगर बराबर टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपको मार्क्स भी बराबर मिलते हैं। आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना पड़ता है और फिर ओवरऑल निकालना पड़ता है। आपका ओवरऑल कट ऑफ निकलने से कुछ नहीं है अगर आप सेक्शनल ना निकालो। मेरे साथ ही ऐसे हुआ था। 2020 में मैंने ओवरऑल तो कट ऑफ क्लियर कर लिया था, मेरे को 98 मार्क्स थे, बट मेरा सेक्शनल नहीं निकला था कॉन्ट्स का। दैट्स वाई मैं फेल हो गई थी वो टाइम पे। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमें पहले अपने सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए देखना चाहिए। जैसे जिस एग्जाम में कंपोजिट टाइम रहता है, देन ओवरऑल की तरफ दौड़ो, क्योंकि दोनों भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइली, आपने जैसे मेंशन किया कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे एग्जामिनेशन लिखना है, यू नीड टू हैव काम माइंड, तो ये जो कामनेस है, हाउ टू ब्रिंग इट? मैम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करते हो, आप जितने मॉक्स देते हो, आपको उतना कॉन्फिडेंस आता है, और जितना जितना आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, आप उतना एग्जाम में जाके रिलैक्स फील करोगे। और जैसे हम घर में अगर मॉक कोई लगा रहे हैं, कोई मॉक दे रहे हैं अपन घर में, तो उसमें हमें पता चलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे कम गिर रही हूँ, यहाँ पे मैं ज्यादा हूँ, तो हमें वो पूरा समझ जाता है। वहां पे हम लोग देख सकते हैं, खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कैसा करना है। हम लोगों को कहा थोड़ा ज्यादा करना है, कहा तो थोड़ा कम टाइम देना है। तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप मॉक्स दो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। साइली, और कुछ एग्जामिनेशन से जुड़ी ऐसी ऐसे तीन खास बातें जो आपको लगता है कि यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ दीज थ्री ट्रेड्स दैट यू फॉलोड ड्यूरिंग योर जर्नी? मैम मैंने जो एग्जाम के टाइम पे फर्स्ट थिंग जो फॉलो की थी, वो सिर्फ यही थी कि मुझे काम रहना है। क्योंकि जो मैंने बाकी के एग्जाम्स दिए थे, उसमें मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। कोई एग्जाम्स में या फिर कोई एग्जाम्स में ऐसे हो रहा था मेरे साथ कि मैं दे तो रही हूँ, परफॉर्म तो अच्छा कर रही हूँ, लेकिन खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इसलिए मैं अपने ही आंसर्स मार्क्स करने से डर रही थी कि नहीं, ये मेरा आंसर सही होगा क्या, सही में मेरे को मेंस का जम रहा है क्या। वो जब आपको आपके अटेम्प्ट्स एकदम से बढ़ने लगे तो ऐसे लगता है। ऐसे मेरे साथ हुआ था। जब मैंने फर्स्ट टाइम आरआरबी क्लर्क का मेंस दिया था, तभी हुआ था कि मेरे अटेम्प्ट्स एकदम से 40 आउट ऑफ 40 हो गए थे रीजनिंग में। यार इतने अटेम्प्ट कैसे हो सकते हैं, मैंने सही में बराबर तो सॉल्व किए हैं। मुझे खुद में ऐसे क्वेश्चन आ गया था वो टाइम पे। बट मुझे लगता है कि आपको काम रहना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि जो सर लोग बताते हैं कि आपको कैसे फॉलो करना है इस शेड्यूल पूरा, तो वो फॉलो करना चाहिए। जैसे कॉन्ट्स को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है, आपको जो डेली में रहता है मीन्स के लिए, जो आपको दिन मिलते हैं, कभी 15, कभी 20, 30 ऐसे डेज मिलते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्स के लिए 30 डेज भी मिल जाते हैं, लाइक एग्जाम होने के बाद। बट रिजल्ट के बाद तो आपको 15 या फिर 20 डेज मैक्स टू मैक्स मिल जाते हैं, 20 डेज, उससे तो ज्यादा नहीं मिलते। तो एग्जाम जैसे प्री का होता है, आप अगर उसके बाद ही जस्ट बैठते हो तो आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। और ऐसे इसमें सर भी बहुत बड़ा बताते हैं कि आपको करंट अफेयर्स डेली करने चाहिए, या फिर आपको रीजनिंग का डेली करना चाहिए। जो आपका स्केड्यूल है वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो मैंने फॉलो किया था मेरे इसमें, कि स्केड्यूल अपना डिस्टर्ब नहीं किया था, अपना स्केड्यूल डेली फॉलो किया था। देन जो भी मेरा न्यूज़पेपर वगैरह जो पढ़ना था, वो भी कभी कभी नहीं हो पाता था, लेकिन जैसे भी टाइम मैनेज करके रात में पढ़ना या फिर दिन में पढ़ना, जैसे जब भी कर सकती थी मैं, तब मैंने वो वाला सब स्केड्यूल किया था अपना। और यही मुझे बहुत ज्यादा काम आई बात है। और कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट थिंग है। कंसिस्टेंट आप जितना रहोगे, जो एग्जाम में मेंस का जो दौर रहता है, वो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप प्रीलिम्स तो ठीक है क्लियर कर लोगे, प्रीलिम्स का कोई इश्यू नहीं रहता, प्रीलिम्स झट से क्लियर हो जाती है, लेकिन जो मेंस का है उसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप मेंस में इन हो, तो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक्स अ लॉट साइली, एंड आई थिंक बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस आपकी तरफ से रही, एंड व्हाटएवर यू हैव शेयर्ड फ्रॉम योर जर्नी, आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग। और ढेर सारी बधाई फॉर द फ्यूचर दैट्स वेटिंग फॉर यू। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक ऑलवेज। थैंक्स साइली। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।